हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से बातचीत में खट्टर ने निजी नौकरियों में हरियाणा को लोगों को आरक्षण और धर्मांतरण पर बिल के फैसले को सही ठहराया। जिस तरीके से पूरा आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद आज 100 दिन हो गए हैं पूरे, लेकिन आंदोलन सुलझ नहीं पा रहा। कहीं कमी रह गई आपकी सरकार से समझाने में। प्रधानमंत्री ने समझाया, गृह मंत्री ने समझाया, लेकिन किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर, आपके राज्य के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए, किसान आंदोलन की भूमिका कुछ और है, लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को शुरू किया और हथिया लिया, उनकी भूमिका मैं कुछ और मानता हूँ। अगर केवल ये किसान आंदोलन किसान की समस्या तक सीमित रहता या फिर इन 3 कानूनों में क्या कमी है क्या नहीं है उनके सुझाव तक सीमित रहता, उनमें बदलाव करने तक सीमित रहता, तो ये कभी का सुलझ गया होता। लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को अपने हाथ में लिया, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक राजनीतिक मंसूबे से इसको चलाए हुए हैं। उनका किसान आंदोलन में किसानों की समस्या से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। धर्मांतरण को लेकर भी मैंने सर पूछा था, उसको लेकर के भी आप लोग बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों में घटनाएं काफ़ी हो रही हैं कि ये जो लड़का लड़की आपस में प्रेम करके और विवाह करने के लिए और जो आते जाते हैं, वहाँ तक हमको ज़्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता रहती है, धर्म परिवर्तन करके ये कर लिया जाए, या कहीं कहीं नौकरी के लालच से, कहीं पैसे के लालच से, कहीं डरा करके, कहीं बाई फोर्स जबरन, ये जो धर्म परिवर्तन होता है, ये किसी भी समाज को मैं समझता हूँ उसको पसंद नहीं है। समाज में एक अनरेस्ट पैदा होता है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो। ये किसी का जो धर्म है या किसी का जो रिलीजन है, वो उसकी व्यक्तिगत निष्ठा का विषय है। ये उसको स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी अडॉप्ट कर ले। हाँ, मन से घोषणा करके करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी का परिवर्तन करते समय किसी ऐसा सारा अनफेयर मीन्स के माध्यम से कराया जाए, उसके लिए समाज में एक हानि होती है, आपसी भाईचारा टूटता है, आपसी एक दूसरे से समझदारी दूर होती है। ये ना हो, इसीलिए लेकर के आ रहे हैं, और इसमें हमारे किसी भी समाज को आपत्ति नहीं है। तो ऐसे सब लोग मानते हैं कि गलत हो रहा है, इसको ठीक रखना चाहिए। तो कोई गलत करेगा तो उसको दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, अब एक आपने फैसला लिया है कि आपके राज्य के लोगों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं, तो इस तरीके का फैसला तो देश से, बाकी देश से अलग नहीं करता हरियाणा को। देखिए, जब कोई राज्य सरकार होती है ना, उसका अपना एक दायित्व होता है कि वो अपने सरकार की, अपने प्रदेश के लोगों की चिंता वो पहले करें, क्योंकि हमारे जिम्मे प्रदेश का काम है। जिनके पास राष्ट्रीय स्तर का काम है, वो राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, वो पूरे देश की बात करेंगे। हम कोई देश के लोगों के प्रति कोई उनके विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ दायित्व होता है लोगों को रोज़गार दिलाने का, लोगों को उनकी देखभाल करने का, उनके हित साधने का, तो अपने प्रदेश के लोगों को पहले करेंगे। हाँ, पहले हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे। 75% के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाहर के लोग भी आएंगे, या हमारे पास जिस प्रकार की आवश्यकता उस मैन पावर की ज़रूरत होती है किसी भी प्राइवेट उद्योग में, वो हमारे उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लाएंगे। वो बाहर का व्यक्ति आ नहीं सकता, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ठीक है, जब आप ले रहे हैं तो 75% यहाँ से ले लीजिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। एक दूसरा कारण कि देखिए, उद्योग आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले उसका रेवेन्यू बड़ी मात्रा में आता था। अब चूँकि जीएसटी इरा होने के बाद 2017 के बाद, अब जो जीएसटी है वो कंज्यूमर बेस्ड हो गई है, वो प्रोडक्शन बेस्ड नहीं रही है। 17 से पहले प्रोडक्शन बेस्ड थी। जितनी प्रोडक्शन हम ज़्यादा करते थे तो हमको उसका सेल टैक्स, वैट वगैरह सब मिलता था। अब प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है। हमारे जितना भी जीएसटी जो हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारा स्टेट का कलेक्शन होता है, उसका यानी 55% वो हमको वापस करना पड़ता है जहाँ कंज्यूम होती है। हमारे पास सिर्फ 45% बचता है, उसमें भी 50-50 मिलता है, हमें सिर्फ 22% मिलता है। तो हमें रेवेन्यू के नाते से बहुत बड़ा लाभ नहीं है। हमको अगर एकमात्र लाभ है तो वो ये है कि वो इंडस्ट्री हरियाणा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे, ताकि हमारे यहाँ असंतोष कम हो, हमारे युवकों को रोज़गार मिले, और वो जो रोज़गार उनको मिलेगा उसका जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी हमको लाभ होगा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने कोर्ट में करीब 12,000 पेज की ई चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक्टर रिया चक्रवर्ती समेत 33 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें 8 अभी जेल में बंद हैं, जबकि बाकी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
एनसीबी ने यह साफ किया कि यह चार्जशीट केस की जांच के दौरान बरामद किए गए ड्रग्स और आरोपियों के बयान पर आधारित है। साथ ही इसे आरोपियों की कॉल और बैंक अकाउंट डिटेल समेत कई दूसरी सबूतों के आधार पर तैयार किया गया। खबर है कि इस चार्जशीट में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के बयानों का भी जिक्र है। एनसीबी ने यह भी बताया कि जांच के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स, आरोपियों के मोबाइल समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए और भारतीय करेंसी के अलावा विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। अमित शाह रविवार को केरल और तमिलनाडु में रैलियां करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सुबह से केरल और तमिलनाडु में रैलियां करेंगे। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसमें नई तकनीक लगने से न तो मिसाइल से उड़ते समय आवाज आएगी और न ही ये अपने पीछे धुआं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर विश्व स्तर का अभियान शुरू करेंगे। पीएम 12 मार्च से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 21 दिन तक बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने हमले और तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने इसे ममता का भवानीपुर में हार का डर बताया और दावा किया कि नंदीग्राम में भी उनको हार ही मिलेगी। भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहां गई है और वहां पर भी हारेगी और वहां से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी, एक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे यहाँ काम होता है। जो एक व्यक्तियों की पार्टी होती है वो इस प्रकार जल्दबाजी करती है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। स्वाभाविक रूप से वो जानती थी कि भवानीपुर वो नहीं जीत सकती थी, इसलिए उन्होंने नंदीग्राम जाने का मन बनाया। अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी ट्रेडिशनल सीट को छोड़कर 2 अन्य सीटों पर अपनी दावेदारी करता है तो कहीं न कहीं उनको अपनी जीत पर विश्वास नहीं है। इस बार 294 सीटों पर बंगाल की जनता लड़ रही है और ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं और इसीलिए वो इतनी घबराई हुई हैं। भारत में बनी कोवैक्सीन पर सियासी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 3 ऐसे राज्य जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं, वहां स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन नहीं लगवाई जा रही। बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का नाम लिया। देश में कोरोना का टीका लगवाने का दूसरा चरण चल रहा है और इस चरण में कई नेता वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने मोहाली में टीके की पहली खुराक ली। राजस्थान के सीएम भी इस मुहिम का हिस्सा बने और उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इन दोनों नेताओं ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। इसी बीच बीजेपी ने पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल पर आरोप लगा दिया कि वो कोवैक्सीन नहीं लगवा रहे और देश में बनी जिस वैक्सीन को खुद प्रधानमंत्री लगवा चुके हैं उससे कन्नी काट रहे हैं। आपको अपने ही देश के वैज्ञानिकों पर, अपने ही देश के चिकित्सकों पर और अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है क्या? भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जारी कर चुकी है, जिनके मुताबिक भारत में बना ये टीका कोरोना के खिलाफ 81% तक असरदार है। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने 2 टूक कहा कि वो ट्रायल पूरे होने का इंतजार करना चाहते हैं। अवश्य ये बात सामने आ रही है कि इसकी 80 या 81% कारगरता है, पर प्रक्रिया तो पूरी हो जाए। जबकि पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि वो कोरोना के टीके में कोई फर्क नहीं कर रही और वहां कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। वैक्सीन है जी मर्जी हो गए, सारे अप्रूव्ड है सारे। आज मैं भी लगवाई। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों ने कोवैक्सीन लगवाई है। यही नहीं, बीजेपी के मुताबिक करीब 40 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बनी कोवैक्सीन मांगी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और दुकान में रखे हजारों रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और अखिलेश यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुटने की बात कही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने किन्नरों को दौड़ा कर पीटा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट के अध्यक्ष राहुल बेदी ने इलाके के टोल प्लाजा को अपने लोगों के लिए फ्री करवाने के लिए जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया और लोगों को काफी परेशानी हुई। बिहार के दरभंगा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर के बाद मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने जैम में फंसे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो ड्राइवर भड़क गया और वो बीच सड़क पर मोटरसाइकिल वाले से मारपीट करने लगा। ऑटो वाला उसे पीटते हुए सड़क के किनारे ले गया। थोड़ी देर में उसके कुछ और साथी भी वहां पहुंच गए और वो भी उस आदमी को मारने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और तब जाकर हंगामा शांत हुआ। तो आपस में दोनों झगड़ रहे थे, हम लोग दोनों को मामला को शांत किया। बीच रास्ते पर हुई इस घटना से वहां काफी देर तक जैम लगा रहा। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज से पहले मैच में इंडिया लेजेंड्स ने बांग्लादेश लेजेंड्स को 10 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश लेजेंड्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन का टारगेट दिया था, जिसे इंडिया लेजेंड्स ने बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग साझेदारी ने मैच को बांग्लादेश की पकड़ से दूर कर दिया। पहले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने 19 रन जड़ दिए। वो बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में दिखे और बेरहमी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। केवल 20 गेंदों में ही सहवाग ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर भी साझेदारी से बल्लेबाजी करते रहे। केवल 6 ओवर में इंडिया लेजेंड्स का स्कोर 74 रन पर पहुंच गया। 110 रन बनाने में सचिन और सहवाग की जोड़ी को केवल 10.1 ओवर ही लगे। वीरेंद्र सहवाग 35 गेंदों में 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे और सचिन तेंदुलकर 26 गेंदों में 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये शॉट ऑफ लेंथ और बैक फुट पर जाकर पुल किया, ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से 6 रन और उसी के साथ भारत ने ये मैच जीत लिया है। इस सीरीज का मकसद लोगों को रोड सेफ्टी का संदेश देना है। टॉस के वक्त सचिन तेंदुलकर ने भी लोगों से सड़क पर सावधान रहने की अपील की। Such an important cause, and usually the tendency is nothing will happen to me. You know, not to take anything for granted and to spread the right message becomes our responsibility. रायपुर में शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के पहले मैच को देखने स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और फिर टूर्नामेंट की शुरुआत का ऐलान किया। रोड सेफ्टी क्रिकेट की शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं। इस सीरीज में दुनिया के 6 देशों के वो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने औपचारिक तौर पर क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस दौरान लंबे वक्त के बाद क्रिकेट प्रेमियों को सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान में देखने को मिली। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने असम की 126 सीटों में 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिनमें वहां की माजुली सीट भी शामिल है, जहां से असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस बार 11 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। इसके अलावा असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद 26 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान गुवाहाटी में करेगी। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 3 चरण में वोट डाले जाएंगे। यूपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया। यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शिकंजा कसने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। धनंजय ने गुपचुप तरीके से प्रयागराज की निचली अदालत में सरेंडर किया। एक दिन पहले पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। धनंजय सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के लोगों की तारीफ की। स्पेस एजेंसी नासा के एक कार्यक्रम में बाइडेन ने बताया कि भारतीय मूल के अमेरिकियों का वहां दबदबा काफी बढ़ा है। इसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और नासा की वैज्ञानिक स्वाति मोहन समेत कई भारतीय मूल के लोगों का जिक्र किया। It's amazing. Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what,
but thank you. You guys are incredible. ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 50 रन से हरा दिया और इसी के साथ 5 मैचों की ये सीरीज अभी 2-2 की बराबरी पर पहुंच गई। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 156 रन बनाए, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 19वें ओवर में ही 106 रन पर ढेर हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां जूते चप्पल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला और फैक्ट्री का हर एक हिस्सा आग में घिरता चला गया। सामने आई तस्वीरों में उसकी छत से भीषण लपटे और धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने आसपास के रहने वाले लोगों के हाथ पैर फुलाकर रख दिए। दमकल कर्मी आसपास की इमारतों की छत पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आग बुझने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आई। फैक्ट्री से निकल रहे धुएं को देख सड़क पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह हादसा कैसे हुआ इसका पता अभी नहीं चल पाया, लेकिन इससे करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई। एमपी के खरगोन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का चलती बस में चढ़ने के दौरान सड़क पर गिर गया। यह हादसा वहां के बावड़ी बस स्टैंड के पास हुआ, जहां अगली बस का इंतजार करने के बजाय उस लड़के ने चलती बस में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा और उस लड़के का एक पैर बस के अगले पहिए में जा फंसा। लड़के के गिरते ही ड्राइवर ने बस रोक दी। इतने में वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद उस लड़के के पैर को पहिए से निकाला गया। बताया गया कि इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमानत पर बाहर आए रेप के आरोपी पर 30 साल की पीड़ित महिला को जलाने का आरोप लगा है। इस घटना में महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है और वो अपने पति से अलग होने के बाद कुछ दिनों से अपनी नानी के साथ रह रही थी। इस मामले में पुलिस ने रेप के आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ में जुट गई। बताया गया कि महिला ने उस पर 2 साल पहले रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद उसे जेल हो गई थी, लेकिन वो 1.5 साल पहले जमानत पर बाहर आ गया था और उसके बाद से वो बार बार महिला को परेशान कर रहा था। आरोप ये भी है कि उसने कुछ रोज पहले ही महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया है। पीड़ित महिला का उपचार जारी है और उपचार जयपुर में भी उनको रेफर किया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम घटना की वास्तविकता में कौन कौन उसमें संलग्न है, क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी करके मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस मामले में राजस्थान सरकार पर हमला बोला। वसुंधरा ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि हनुमानगढ़ में दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे एक बदमाश द्वारा पीड़िता को आग के हवाले कर देने की घटना बेहद निंदनीय है। आखिर कब तक कांग्रेस सरकार के कुशासन में हमारी बहन बेटियां हैवानों की गंदी नीयत का शिकार होती रहेंगी। कनाडा में रह रहे भारतीयों पर हमले के खिलाफ भारत सरकार ने सख्त विरोध जताया है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने वहां रहने वाले भारतीयों पर हुए हमलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों पर हुए इन हमलों की जांच कराए जाने की भी मांग की। कनाडा में भारतीय मूल के नागरिकों पर हुए हमलों के कई वीडियो सामने आए थे। इसी तरह कनाडा में 28 फरवरी को तिरंगा रैली और कार रैली पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने कनाडा की सरकार से वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की मांग की थी। यही नहीं, भारत ने ऐसे मामलों में दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ने की चेतावनी भी दी। मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल रहेंगे और वो पीएम का स्वागत करेंगे। चर्चा है कि आने वाले दिनों में मिथुन चक्रवर्ती पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। हाल ही में मिथुन और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात भी हुई थी। बिहार में जेडीयू ने सवर्णों को लुभाने के लिए एक मोर्चा बनाया। ये मोर्चा अब गांव-गांव जाएगा और लोगों को ये बताएगा कि सीएम नीतीश ने इस समुदाय के लिए क्या-क्या काम किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और सेक्स वर्कर रक्तदान क्यों नहीं कर सकते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, उसी पर कोर्ट ने यह जवाब मांगा है। दिल्ली हिंसा के कुछ आरोपियों को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश रचने की बात सामने आई। इस मामले में पता चला कि आरोपी असलम ने पहले 100 थर्मामीटर खरीदे, जिनसे पारा निकाला गया ताकि इसे जेल के अंदर भिजवाया जा सके, लेकिन इससे पहले ही आरोपी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद दौलताबाद किले में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से चारों तरफ हड़कंप मच गया।
किले में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही आसमान में उठती हुई दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता हुआ नजर आया। घटना की सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में किले के चारों तरफ से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन आग को बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बुझा लिया गया। आपको बता दें, दौलताबाद किले में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर केबल कारों की सुविधा शुरू कर दी गई। इसके बाद अब वहां लोग रोजाना आने जाने के लिए केबल कारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फायदा इलाके के लगभग 90 लाख लोगों को मिल सकता है। वहां के क्वातुपेके शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में केबल कारें लोगों के घरों के ऊपर से गुजरती नजर आईं। बताया गया कि सरकार पहाड़ियों पर बसे इलाकों के बीच ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाना चाहती थी जो तेज होने के साथ साथ सस्ता भी हो। manera de disminuir desigualdades es invirtiendo en donde históricamente no se invierte. लोगों ने भी सरकार की तरफ से की गई इस पहल की खूब सराहना की। Ya con todo esto, pues ya va a ser más rápido la movilidad. इन केबल कारों में 10 लोग बैठ सकते हैं। फिलहाल ये 2 किलोमीटर के दायरे में ही चल रही हैं, लेकिन दावा है कि अगले कुछ महीने में वो 10 किलोमीटर का फासला भी तय करने लगेंगी। ऋषि गंगा नदी पर 200 फीट का पुल बनाकर 13 गांवों को जोड़ा गया। उत्तराखंड के चमोली में बीआरओ ने ऋषि गंगा नदी पर 200 फीट का पुल रिकॉर्ड 26 दिनों में बनाकर 13 गांव को एक बार फिर से जोड़ दिया। ये 13 गांव 7 फरवरी को आई आपदा की वजह से बाकी जगहों से कट गए थे। बिहार के कैमूर में मिट्टी की दीवार गिरने से एक महिला और उसके 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद बीएसपी ने सरकार से पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमानत पर चल रहे रेप के एक आरोपी पर पीड़ित महिला को जलाने का आरोप लगा। उस महिला को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हावड़ा के उलूबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज टीएमसी के समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। इस सीट से फुटबॉल खिलाड़ी विदेश बोस को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवाओं की वजह से आग ने जंगल के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है, लेकिन अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। पटना में एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद घर वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक गांव में पिछले 8 दिनों से आतंक मचा रहे लंगूर को बड़ी मुश्किल से पकड़ा जा सका। गांव वालों के कई बार गुहार लगाए जाने के बाद वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और उस लंगूर को किसी तरह जाल में फंसाया, लेकिन उससे पहले उसने वन विभाग के लोगों को खूब छकाया। जाल में फंसने के बाद भी उसने एक कर्मचारी पर हमला करने की कोशिश की। अरे तू पास में जा। पहले उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक पिंजड़ा लगाया, लेकिन जब वो उसमें नहीं फंसा तो उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से नशे का इंजेक्शन दिया गया। बताया गया कि उस लंगूर ने पिछले 8 दिन में गांव के लगभग 15 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया और उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी कई दिनों के बाद पहुंची। 19 तारीख बताई थी कि हम 22 तारीख को पकड़ने आएंगे। लंगूर के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक पावरलूम की फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग की वजह का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री की इमारत के चारों तरफ से आग की कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैल गया। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग बुझने तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। खबर है कि आग लगते ही फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोग बाहर निकल आए और किसी तरह अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रशासन ने कार्रवाई के विरोध में एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वहां जिला प्रशासन की टीम सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ने आई थी, जिसके विरोध में एक परिवार के कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि उस परिवार के एक सदस्य ने सरकारी अमले के सामने ही अपने बच्चे को गोद में लेकर
खुद पर केरोसिन डाल लिया। उसने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिस वाले और उसके परिवार के दूसरे सदस्य उसे रोकने में जुट गए, लेकिन उस पर तो खुदकुशी की सनक सवार दिखी। नहीं चल। इस परिवार का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। दुश्मनी निकाल रहे गाँव वाले, पुराने दुश्मनी है। जैसे तैसे पुलिस वालों ने उस आदमी को खुदकुशी करने से रोका और फिर खुदाई करने वाली मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 5 चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के लिए चिट्ठी लिखी। नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि टीएमसी की तरफ से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति जताई गई थी और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए शिकायत की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय को ये चिट्ठी लिखी गई और मामले में जवाब देने के लिए भी कहा गया। इससे पहले चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंपों पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स को भी हटाने के आदेश दिए थे। बिहार के दरभंगा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। इस हादसे की वजह से अस्पताल में मौजूद लोग डर गए, क्योंकि मोटरसाइकिल में आग लगते ही उसमें एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद एक कर्मचारी ने समझदारी दिखाई और वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से मोटरसाइकिल में लगी आग बुझाने लगा, लेकिन उसकी ये कोशिश खतरनाक लपटों के सामने टिक नहीं पाई। अचानक हमें ध्यान आया कि हमारे दवाई स्टोर में यहाँ पे आईडीएफ का ये आग बुझाने वाला है। थोड़ी देर बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची, जिसके बाद मोटरसाइकिल में लगी आग बुझाई जा सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और उसे संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी शामिल होंगे। खबर है कि कमांडर कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद सुरक्षा हालात और सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए सेना के अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ और लाठियां चली। बताया गया कि वहां एक घर में सगाई का कार्यक्रम था, जिसमें दोनों गुटों के बीच किसी बात पर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थर चलने लगे। एक गुट के लोगों ने लाठियां लेकर दूसरी तरफ के लोगों पर हमला कर दिया। जवाब में दूसरी तरफ के लोगों ने भी जमकर पथराव किया। कुछ लोग तो छतों से भी पत्थर फेंकते नजर आए। इस संग्राम में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी खूब पत्थर बरसाए। इस बवाल में एक बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें किसी तरह वहां से निकाला गया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन लोगों के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने पुलिस की भी नहीं सुनी। काफी देर तक उनमें ये जंग जारी रही। इस लड़ाई में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए। बदतमीजी हम लोगों ने रोकने की, हमारे देवर ने रोकने की कोशिश करी, उन लोगों ने हमारे साथ में हाथापाई करी, पथरावबाजी करी। झड़प का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बाद में जिले के एसएसपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में अचानक आग लग गई और फिर तेज हवाओं की वजह से उसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जंगल से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। सूखी झाड़ियों की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और डर यह है कि कहीं ये आग रिहायशी इलाकों तक ना पहुंच जाए। हालांकि वन विभाग के लोग इस आग को बुझाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक इस पर काबू पाया नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ठोस कानून बनाने की जरूरत बताई। न्यूज़ 18 के एहतजाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने इस मामले में हाल ही में बनाए गए नियमों को नाकाफी बताया, क्योंकि इनमें सजा का प्रावधान ही नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण ने टिप्पणी की कि इन नियमों के दांत ही नहीं है, यानी ये इतने कमजोर हैं कि ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर नियंत्रण ही नहीं रख सकते। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि इस मामले में जल्द ही नए नियम और कानून बनने वाले हैं। कोर्ट ने ये बातें भारत में अमेजॉन प्राइम की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कही। अपर्णा पुरोहित पर तांडव वेब सीरीज की वजह से धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। महंगाई पर राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया।
महंगाई के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही कांग्रेस ने आम लोगों से भी साथ आने की अपील की। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक कैंपेन लॉन्च किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन उनके इस ट्विटर अभियान पर बीजेपी भड़क गई और उनको आटे दाल का भाव पता करने की नसीहत दे डाली। के बगल में कोई किराने की दुकान हो, वहाँ जाकर पूछें कि महंगाई ठीक है या बढ़ी है, उनसे उनको ठीक जवाब मिल जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में कोरोना का टीका लगवाया, जबकि गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल और उनकी पत्नी को अहमदाबाद में कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई। पाकिस्तान की T20 लीग PSL टलने पर वहां के पूर्व क्रिकेटरों ने अपने ही बोर्ड पर सवाल उठाए। रमीज राजा ने PCB अधिकारियों और कुछ बड़े खिलाड़ियों को लताड़ लगाई कि वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ 25 दिन का भी अनुशासन नहीं दिखा पाए। रमीज के अलावा शोएब अख्तर ने PCB अध्यक्ष एहसान मनी को घेरा। नालायकों से काम नहीं चलता, काबिल बंदे लाने पड़ेंगे। SBI और HDFC के बाद ICICI बैंक ने भी होम लोन की दर घटा दी। अब 75 लाख तक के लोन पर दर घटाकर 6.7% कर दी गई, जबकि 75 लाख से ऊपर पर 6.75% की दर से ब्याज लगेगा। होम लोन पर यह छूट 31 मार्च तक रहेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ दिल्ली के 12 खंबा रोड पर टैक्सी चलाने वाले कुछ ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए वो हाथों में प्लेकार्ड लेकर फुटपाथ पर एक लाइन में खड़े हो गए। तमाम टैक्सी चालक जो हैं वे अनेकों तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर एक पंक्ति में खड़े हो गए हैं। सड़क पर उतरे टैक्सी ड्राइवरों ने दावा किया कि जितना उन्हें किराया नहीं मिलता, उससे ज्यादा का उन्हें तेल भरवाना पड़ता है। मैं क्या करूं बताओ, मेरे दुकान खाना खर्चे भी नहीं आता है इसमें तो।